नमस्कार सभी को। गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ के ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था की वीडियो सीरीज में पिछले कुछ वीडियोज में हम राष्ट्रपति पद और उसकी शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, यानी कि भाग 5 संघ के नाम से जिसको हमने संबोधित किया था उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। राष्ट्रपति के बाद में भारत का दूसरा प्रमुख संवैधानिक पद जिसको हम उपराष्ट्रपति की संज्ञा देते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित तमाम प्रकार की बातें जो है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है इसकी शुरुआत कहां से और कैसे भारतीय संविधान में हुई थी, पहले उसके बारे में अपनी थोड़ी सी बेसिक बातें करते हैं। देखो, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो मूलतः भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से एक तरीके से ग्रहण किया गया है, या उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। अब देखिए, एक चीज यहां पर हमें देखनी पड़ेगी कि हमने जितने भी बाकी संघ सरकार के जो प्रावधान है हमारे देश के अंदर वो सारे लगभग ब्रिटेन की सरकार से ग्रहण किए या ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए हैं। हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है शासन करने की, वो संसदीय शासन प्रणाली का स्रोत जो है वो कौन सा संविधान है? ब्रिटेन का संविधान है। ठीक है। अब अमेरिकी संविधान से हमने बहुत कम चीजें उठाई है जो कि संसदीय शासन व्यवस्था से मैच करती है, क्योंकि अमेरिका के अंदर अलग प्रकार की शासन व्यवस्था चलती है जिसको अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था बोलते हैं। अपनी कौन सी शासन व्यवस्था? अध्यक्षात्मक। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो होती है उसी के अंदर राष्ट्रपति का पद होता है और उपराष्ट्रपति का पद होता है। ये जो पद है ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। लेकिन भारत में जो शासन प्रणाली हमने अपना रखी है वो कैसी है? संसदीय, यानी शासन व्यवस्था हमारी कैसी है? संसदीय शासन व्यवस्था है। तो उसमें इस प्रकार के पद होते नहीं है मूलतः वैसे। ठीक है। तो ब्रिटेन के अंदर इस प्रकार का उपराष्ट्रपति नाम का पद नहीं है। ठीक है। तो ये पद जो हमने ग्रहण किया है वो कहां से किया है? अमेरिका से किया है। तो कई बार ऐसा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में वो संवैधानिक पद जो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत शामिल नहीं है, ठीक है, या संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत उसको शामिल नहीं किया गया है, तो वो पद हमारे पास कौन सा है? उपराष्ट्रपति का पद रहता है। बाकी जो प्रावधान है वो सारे लगभग हमने संघ सरकार के किससे लिए हैं? ब्रिटेन के संविधान से लिए। लेकिन ये उपराष्ट्रपति वाला जो पद है तो ये हमारी संसदीय शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको हमने ब्रिटेन से ग्रहण न करके कहां से किया? अमेरिका से ग्रहण किया। ठीक है। तो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन जाता है। अब उपराष्ट्रपति का पद शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या था हमारा? देखो, संविधान के अंदर उपराष्ट्रपति के नाम से कोई कार्य नहीं बताया गया है। इसके नाम से कोई कार्य संविधान में नहीं बताया गया है। इसका जो मूल काम है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में शुरू होता है और उसी रूप में रहता है। इसका उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य केवल एक ही अवस्था में शुरू होता है, जब हमारा राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए। राष्ट्रपति पद क्या हो जाए? रिक्त हो जाए। उस अवस्था में ये उपराष्ट्रपति के रूप में एक्टिव होता है, कहने का मतलब। अदरवाइज जब राष्ट्रपति पद के ऊपर बना हुआ है उस समय उपराष्ट्रपति के नाम से ये कोई कार्य नहीं करता है। इसका काम केवल एक ही होता है, राज्यसभा के अधिवेशनों की क्या करना? अध्यक्षता करना। तो यहां से ये मतलब हमारा क्लियर हो रहा है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद पर कौन आएगा फिर थोड़े समय के लिए? तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो राजनीतिक निरंतरता थी, राजनीतिक निरंतरता का मतलब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उस पद पर फिर कौन आएगा? तो उस राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए उसमें एक पद शामिल किया गया जिसका नाम क्या था? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का काम सिर्फ इतना ही है कि जैसे ही राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए उस समय एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, या हम ये कहें कि राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन जो है वो अब किसके द्वारा किया जाता है? उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो एक तरीके से ये भारतीय संविधान में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए शामिल किया गया पद, जिसको हमने संसदीय शासन व्यवस्था के रूप में न अपनाकर कहां से लिया है? अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया। ठीक है। और जैसा मैंने बताया, राष्ट्रपति के बाद में यह भारत का क्या है? दूसरा उच्चतम अधिकारी है। सेकंड सबसे ऊपर जो अधिकारी या संवैधानिक पद हमारे देश में है वो कौन सा है? उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है। तो इसको अपने आगे पढ़ेंगे। संविधान में तो नहीं है, लेकिन वैसे हमने हमारा एक वरीयता क्रम बना रखा है। ठीक है। प्रायोरिटी सीक्वेंस बना रखा है ऊपर से नीचे तक कि सबसे ऊपर कौन है, फिर उसके नीचे कौन है, फिर उसके ऊपर नीचे कौन है। तो सर्वोच्च वरीयता क्रम में सर्वोच्च नंबर पर तो राष्ट्रपति आता है और उसमें सेकंड रैंकिंग जो है वो किसको दी गई है? उपराष्ट्रपति को दी गई। ठीक है। तो ये तो इस पद का इंट्रोडक्शन था हमारे पास कि यह पद कहां से और किस रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अब अपने बात करते हैं इसके संवैधानिक अनुच्छेद कौन कौन से। तो इसकी आर्टिकल नंबर 63 से शुरुआत होती है। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, हमने 52 नंबर आर्टिकल से लेकर 62 नंबर आर्टिकल के बीच में राष्ट्रपति का पद पढ़ा था, राष्ट्रपति को पढ़ा था। और राष्ट्रपति से ठीक आगे जो अनुच्छेद शुरू होता है 63 नंबर, वो हमारी किसकी शुरुआत करता है? उपराष्ट्रपति की। तो जनरल सी बात है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जो बात हमने अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति के लिए पढ़ी थी
कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। कहने का मतलब एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार का अनुच्छेद जो है अनुच्छेद नंबर 63 है, जिसमें भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। दूसरा देखिए आर्टिकल नंबर 64, इसके अंदर उपराष्ट्रपति वास्तव में उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, यानी कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है उसकी एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है। तो संविधान कहता है कि वो राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। कौन सा सभापति होता है, पदेन सभापति। पदेन का मतलब जब तक ये पद पर है तब तक ये सभापति के रूप में कार्य करेगा, जब ये पद पर नहीं रहेगा तो सभापति वाला कार्य ये नहीं कर सकता। अब यहां से हमें दो बातें समझनी पड़ेगी। एक बात तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कभी भी उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये सिर्फ राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। कहने का मतलब उसका क्या होता है, पदेन सभापति होता है। अब ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है, इसका मतलब इसको सामान्य सदस्य के रूप में वोट डालने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सामान्य सदस्य के रूप में वोट वही डाल सकता है जो राज्यसभा का क्या हो, सदस्य हो। तो ये तो सदस्य है नहीं, तो इसका मतलब राज्यसभा के अंदर सामान्य सदस्य के रूप में ये अपना मत नहीं डाल सकता। तो फिर ये मत देता है तो कौन सा मत देता है, तो इसके मत को हम बोलते हैं निर्णायक मत। क्या बोलते हैं, निर्णायक मत। कास्टिंग वोट डाल सकता है ये। और कास्टिंग वोट कब डाला जाता है, जब कोई विधेयक राज्यसभा में आए, उसके ऊपर चर्चा हो, और चर्चा होने के बाद में जब वोटिंग हो उसके ऊपर, तो मान लो दोनों तरफ 50-50% वोट पड़ गए, बराबर बराबर वोट पड़ गए, तो अब विधेयक पारित होगा या नहीं होगा, इसका डिसीजन जो है वो कौन करेगा, सभापति करेगा। तो वो जिस साइड में अपना वोट डाल देगा उसी साइड में निर्णायक मत मान लिया जाएगा, और वो विधेयक उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक पॉइंट ये आप विशेष ध्यान रखना। ठीक है, आता है कई बार क्वेश्चन कि वो पद जो उस सदन का सदस्य नहीं होता लेकिन फिर भी वो उस सदन की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। तो ये सदन का सदस्य नहीं है, उस सदन का राज्यसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी राज्यसभा के अधिवेशनों की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। तो उपराष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, तो संवैधानिक स्थिति इसकी यही है कि ये राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। ठीक है, चलिए आर्टिकल नंबर 65 की बात करते हैं। 65 वाला आर्टिकल हम राष्ट्रपति के अंदर बड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वैसे 65 में हमने बताया था कि अगर राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति का पद क्या हो जाए, अचानक रिक्त हो जाए, या राष्ट्रपति अपने पद से थोड़े समय के लिए एब्सेंट हो जाए, मान लो अनुपस्थित हो जाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति वाले कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। तो वो अचानक रिक्त होने वाले कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, उनकी अपने पहले भी खूब सारी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अगर मान लो त्याग पत्र दे दे राष्ट्रपति अपने पद से, उसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए, ठीक है, त्याग पत्र दे दे, या उसको महाभियोग से क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो इन तमाम परिस्थितियों में जब राष्ट्रपति का पद अचानक से रिक्त हो जाए, या राष्ट्रपति अपने कार्य के लिए थोड़े समय के लिए अवकाश पर चला जाए, अनुपस्थित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति के द्वारा किसका कार्य किया जाएगा, राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया जाएगा। तो ये आर्टिकल नंबर हमारा किसमें, 65 में। ठीक, तो देखिए आप, राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति या फिर उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का क्या करेगा, निर्वहन करेगा। और वास्तव में मैंने बताया था उपराष्ट्रपति के नाम से इसका जो कार्य होता है वो आर्टिकल 65 में ही शुरू होता है। अदरवाइज इसके सामान्य कार्य जो है वो हम देखेंगे, ये राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। सामान्य रूप से इसके यही काम होते हैं। तो आगे हम देखेंगे जब उपराष्ट्रपति के कार्य पढ़ेंगे तब हम उसमें ये कहेंगे कि उपराष्ट्रपति जो है ये दोहरे कार्य करता है। उपराष्ट्रपति क्या करता है, दोहरे कार्य करता है। दोहरे कार्य का मतलब एक तरफ तो ये सभापति के रूप में काम करता है, और दूसरा अगर अचानक राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो ऐसी अवस्था में ये किसके रूप में काम करेगा, राष्ट्रपति के कार्यों का भी क्या करेगा, निर्वहन करेगा। ठीक है, अब चलिए आर्टिकल नंबर 66 जो है वो इसकी बाकी बची हुई सारी बातों के बारे में हमें डिटेल में बताता है। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि योग्यता क्या होगी। अगर कोई व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति के पद पर पद ग्रहण करने वाला है तो उससे पहले उसको जो योग्यताएं पूरी करनी पड़ेगी वो क्या हो सकती है। पहली तो यही है कि वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। देखो ये सेम योग्यताएं आप राष्ट्रपति में भी हम पढ़ के आए हैं, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं भी हमने पढ़ी थी, तो उसमें एक योग्यता तो यही थी कि वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता वहां भी यही सेम थी
35 वर्ष की वो क्या पूरी कर चुका हो, आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी बात थोड़ी सी राष्ट्रपति से डिफरेंट है, यहाँ वहां हम कह रहे थे कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और यहां हम क्या कहेंगे, राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के लिए जो शर्त है वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता वाली, और वहां जो हम पढ़ रहे थे योग्यता वो किसकी पढ़ रहे थे, लोकसभा का सदस्य बनने की। तो ये तीन तो इसके अंदर क्या रहती है, योग्यताएं रखती है। ठीक है, ये थोड़ा सा अगले पेज पे आना चाहिए था, थोड़ा करेक्शन कर लेंगे इसमें अपने। तो ये योग्यताएं हैं। इसके बाद में इस पद की शर्तें क्या हो सकती हैं, शर्तें, तो शर्तें जो है वो भी हमारे पास, जैसे राष्ट्रपति के पद में हमने शर्तें पढ़ी थी, वो की वो शर्तें यहां लागू होती है। पहली शर्त तो यही है कि वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति का पद धारण कर रहा है वो उपराष्ट्रपति ही रह सकता है केवल, उसके अलावा वो किसी भी दूसरे लाभ के पद पर कार्य नहीं कर सकता। दूसरी जो शर्त थी वो हमारी राष्ट्रपति वाली है कि वो ना तो संसद का सदस्य होना चाहिए और न ही किसी राज्य विधानमंडल का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित भी हो जाता है मान लो, तो उसको त्याग पत्र देना नहीं पड़ेगा उस पद से, उसका पद ऑटोमेटिकली क्या मान लिया जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा। जैसे ही उपराष्ट्रपति के रूप में उसका निर्वाचन होगा वैसे ही उसका, चाहे वो संसद का एमपी हो चाहे वो किसी राज्य विधानमंडल का एमएलए हो, उसका वो पद जो है वो ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा, वैकेंट मान लिया जाएगा। यानी कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के लिए उसको त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः रिक्त हो जाएगा वो पद। तो ये जो प्रावधान है शर्तों वाला, ये दो शर्तें इसके अंदर, एक तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात मैंने बताई क्या नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर कार्य नहीं करना चाहिए। फिर आर्टिकल 66 में ही सारी और प्रक्रियाएं दी हुई है इसके बारे में। राष्ट्रपति में तो हम देख रहे थे सबकी अलग अलग थी, योग्यता अलग थी, शर्तें अलग थी, निर्वाचक मंडल अलग था, निर्वाचन की पद्धति अलग थी, वो सारी बातें उसमें अलग अलग थी। यहां एक ही आर्टिकल में दी गई है ये सारी। आर्टिकल नंबर कौन सा है ये, 66। तो अब निर्वाचक मंडल कौन होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जब होगा तो उस चुनाव में भाग कौन लेगा, तो इसमें भाग लेती है केवल और केवल संसद। राष्ट्रपति के निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का जो निर्वाचक मंडल बनेगा उसमें संसद के दोनों सदन ही भाग लेंगे, लोकसभा भाग लेगी और राज्यसभा भाग लेगी, और संसद या इन दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेंगे। यह बात भी ध्यान रखना। सभी सदस्यों से मेरा मतलब है कि निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे प्लस मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करेंगे, भाग लेंगे। इससे पहले जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तब हम उसमें देखा था कि संसद के साथ साथ उसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी भाग ले रहे थे, और दोनों सूरत के अंदर केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे। मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन हटेंगे कौन, राज्य विधानसभा वाले निर्वाचित सदस्य इसमें काम नहीं आएंगे, वो चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अब इसका कारण अगर अपने वैसे देखें प्रैक्टिकली, तो देखो राष्ट्रपति तो हमारा एक ऐसा पद है जो पूरे देश के लिए काम करता है। पूरे देश का मतलब हमारा यह है कि वो संघ के लिए भी काम करता है और राज्यों के अंदर भी वो काम करता है, क्योंकि देश का संविधान तो एक ही है हमारा, वही संघ का संविधान और वही क्या है, राज्य का संविधान है। और संविधान का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। इसका मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में तो संघ और राज्य दोनों भाग लेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति वाला जो पद है ये तो केवल और केवल राज्यसभा के लिए है। किसके लिए, राज्यसभा के लिए। राज्यों से इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए राज्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेते। केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जो होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, और सांसद दोनों टाइप के इसमें भाग लेते हैं, निर्वाचित सांसद भी भाग लेते हैं और मनोनीत सांसद भी भाग लेते हैं। समझ के बात। तो देखो आप निर्वाचक मंडल में यही बात है सेम टू सेम, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, दोनों सदनों के क्या, सभी सदस्य, यानी कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। अब देखो जब कोई व्यक्ति अपना नामांकन प्रस्तुत करता है, जब अपना नामांकन प्रस्तुत करता है या अपना उम्मीदवारी जताता है जब, तो उसके उम्मीदवार बनने के लिए दो शर्तें होनी जरूरी है, दो बातें होनी जरूरी है। पहली बात तो यह है कि उसके लिए 20 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और 20 सदस्य क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति में हमने देखा था 50-50 थे, राष्ट्रपति के लिए 50 ही प्रस्तावक होने चाहिए नाम के और 50 ही क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक यानी कि उसके नाम को प्रस्तावित करने वाले भी 20 व्यक्ति होने चाहिए,
और उसके नाम का अनुमोदन करने वाले भी कितने व्यक्ति होने चाहिए? 20। यानी कि 40 सदस्य केवल लोकसभा और राज्यसभा के अगर किसी व्यक्ति के पक्ष में होते हैं तो वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद का क्या बन सकता है? उम्मीदवार बन सकता है। कहने का मतलब वो अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। अब जब नामांकन दाखिल करेगा तो अपनी जमानत राशि जमा करवाएगा। कितने रुपए? 15,000 रुपए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जमानत राशि जमा करवाएगा। कितने रुपए की? 15,000 रुपए की। ठीक, तो ये तो इसका निर्वाचक मंडल कौन होगा और नामांकन प्रस्तुत करने के लिए कितने सदस्य उसके पक्ष में होने चाहिए। अब निर्वाचन का सिस्टम क्या रहेगा, पद्धति क्या रहेगी इसकी? तो जैसे राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति थी, सेम उसी प्रकार की चुनाव पद्धति उपराष्ट्रपति के लिए भी काम मिलेंगे। क्यों काम मिलेंगे? क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष हो रहा था, जनता तो वोट नहीं डाल रही थी उसमें, और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो भी कैसा होता है? अप्रत्यक्ष प्रकार का ही होता है। इसलिए भारत में जहां भी अप्रत्यक्ष प्रकार का निर्वाचन होता है वहां पर एक ही पद्धति काम में लेते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की। कौन सी प्रणाली? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। कौन सी? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस पद्धति का नाम वैसे क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, और उसमें जो विधि अपने काम में लेते हैं वो कौन सी है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसी पद्धति से हमने राष्ट्रपति का चुनाव किया था, और इसी पद्धति से किसका चुनाव होता है? उपराष्ट्रपति का। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो गुप्त तरीके से होता है, उसमें वोट डालने वाला कैंडिडेट जो होता है वो अपना मतदान गुप्त रखता है, किसी को बताएगा नहीं कि मैंने किसको वोट डाला। सेम वैसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी कौन सी प्रक्रिया द्वारा चुनाव होता है? गुप्त मतदान द्वारा होता है। लेकिन जो डिफरेंस है वो है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अंतर क्या है चुनाव में। तो हमने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट वैल्यू निकाली थी, याद है आपको? वोट वैल्यू निकालने का तरीका, एमपी के लिए अलग वोट वैल्यू निकाली थी और एमएलए के लिए अलग वोट वैल्यू निकाली थी। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट वैल्यू वाला कोई सिस्टम नहीं होता। यहां एक व्यक्ति जो वोट डालता है वो एक के बराबर ही गिना जाता है। एक व्यक्ति का वोट किसके बराबर गिना जाएगा? एक के बराबर गिना जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि इसके अंदर भी वरीयता तो उसी हिसाब से आएगी। जितने उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए, उसी वरीयता में उसको क्या दिए जाएंगे? वोट दिए जाएंगे। तो वरीयता तो वैसी ही होगी जैसे हमने राष्ट्रपति के चुनाव में देखी थी, लेकिन वहां वोट वैल्यू निकालकर काउंटिंग की जा रही थी, और यहां सिंगल सिंगल वोट की काउंटिंग की जाती। ठीक है। और दूसरा जो पक्ष एक और है हमारे पास कि जैसे राष्ट्रपति जो होता है वो दोबारा निर्वाचित हो सकता है, वैसे ही उपराष्ट्रपति जो है वो भी दोबारा निर्वाचित हो सकता है, और कितनी भी बार हो सकता है। ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचक उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेंगे, और उपराष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या होगी, उपराष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या होगी, और उपराष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या होगी, ये तमाम बातें एक ही आर्टिकल के अंदर लिखी गई है। वो आर्टिकल नंबर हमारा कौन सा है? 66 है। चलिए इसमें एक दो बातें और, आर्टिकल नंबर 67 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 67 दो चीजों पर बात करता है। एक तो उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल कितना होगा, और एक अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो कार्यकाल तो सामान्य रूप से वही है जैसा राष्ट्रपति का है, 5 साल। और 5 साल कहां से गिने जाएंगे? शपथ ग्रहण से गिने जाएंगे, निर्वाचन तिथि से नहीं गिने जाएंगे। जिस दिन इलेक्शन हुआ है उस दिन नहीं, जिस दिन क्या ग्रहण कर लिया उसने? शपथ ग्रहण कर लिया, ओथ ग्रहण कर लिया, उसी दिन से उसका कार्यकाल क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तो कार्यकाल या शपथ ग्रहण से उसका कार्यकाल 5 साल होगा। अब यहां भी सेम वही दोनों स्थितियां हमारे सामने। दो स्थितियां कौन सी है? देखो आप, अगर ये कार्यकाल सामान्य रूप से पूरा हो जाए, 5 साल पूरे हो जाए, तो उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। उपराष्ट्रपति अपने पद पर क्या रहेगा? बना रहेगा। कब तक? जब तक नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। ठीक है, नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। तो वही सेम बात हमने राष्ट्रपति में पढ़ी थी कि राष्ट्रपति का जब सामान्य कार्यकाल 5 साल पूरा हो जाए तो राष्ट्रपति उस समय तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। वही सेम टू सेम शर्त जो है वो उपराष्ट्रपति के लिए भी लागू होती है। उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल 5 साल है, लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद भी अगर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है तो ऐसी सूरत में पुराने वाला उपराष्ट्रपति उस समय तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका नया उत्तराधिकारी क्या ग्रहण न कर ले? पद ग्रहण न कर ले।
तो ये तो कंडीशन है जब उसका कार्यकाल, सामान्य कार्यकाल क्या हो जाए, पूरा हो जाए। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त हो सकता है, तो वो सेम तरीके यहां भी काम करते हैं जो हमने राष्ट्रपति में पढ़े थे। क्या तरीके हो सकते हैं, देखो, ये अपना त्याग पत्र देकर पद खत्म कर सकता है, पद को रिक्त कर सकता है। तो इसका जो त्याग पत्र होता है ये राष्ट्रपति के नाम संबोधित करता है। किसके नाम से संबोधित करता है, राष्ट्रपति के नाम संबोधित करता है, नंबर 1। दूसरी, मृत्यु हो जाए तो पद रिक्त हो सकता है उसका। तीसरा, उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए तो उसका पद रिक्त हो सकता है। और चौथी बात, उसको पद से हटाया जा सकता है। पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अब पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, ये आर्टिकल नंबर किसमें बताया गया, 67 में। पद से हटाने का आधार क्या होगा, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का कोई आधार नहीं होता। जैसे राष्ट्रपति को पद से हटाने का एक आधार होता है संविधान का अतिक्रमण। क्या होता है, संविधान का अतिक्रमण कर ले। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए इस प्रकार के किसी संवैधानिक आधार का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता। बिना किसी कारण के भी उपराष्ट्रपति को अगर सदन चाहेंगे तो इसको हटाया जा सकता है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, इसको पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग नहीं कहलाएगी, महाभियोग नहीं कहलाएगी। मैंने राष्ट्रपति में भी बताया था कि महाभियोग शब्द केवल और केवल आर्टिकल 61 में किसके लिए काम में लिया गया है, राष्ट्रपति के लिए काम में लिया। आर्टिकल 56 का पार्ट 2, फर्स्ट का पार्ट 2 और उसके बाद में आर्टिकल नंबर 61, उसमें जो महाभियोग शब्द आया है वो केवल किसके लिए आया है, राष्ट्रपति के लिए आया है। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किसी प्रकार का कोई महाभियोग लाने की आवश्यकता नहीं। तो फिर इसको हटाने की प्रक्रिया क्या हो सकती है, देखो आप इसकी लाइनें देखते हैं पहले अपने पीपीटी पे। ये अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है, राष्ट्रपति को संबोधित करता है। इसको हटाने के लिए किसी प्रकार के कारण का उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। अब देखिए तीसरी बात, आप इसको हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा ला सकती है। हटाने का प्रस्ताव केवल कौन ला सकती है, राज्यसभा। राष्ट्रपति वाले में याद करो, वहां राज्यसभा भी ला सकती थी और लोकसभा भी ला सकती थी, कोई भी ला सकता था वहां प्रस्ताव। यहां केवल प्रस्ताव लाने का अधिकार किसका है, राज्यसभा का है। अब यह प्रस्ताव जो है ये भी संकल्प के रूप में ही आएगा। यहां भी प्रस्ताव जो है वो किसके रूप में आ रहा था, संकल्प के रूप में आ रहा था। दूसरी बात, यहां हमें 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ रहा था। राष्ट्रपति को अगर महाभियोग का प्रस्ताव ला रहे हैं उसके खिलाफ तो 14 दिन पहले उसको क्या दे रहे थे, हम नोटिस दे रहे थे। यहां सेम टू सेम वही बात है, 14 दिन पूर्व यहां भी नोटिस देना पड़ेगा। ठीक, अब जैसा यहां नोटिस देने के बाद में सदन में चर्चा शुरू होगी, 14 दिन बाद में सदन में क्या शुरू होगी, चर्चा शुरू होगी। यहां भी 14 दिन बाद सदन में क्या शुरू हो जाएगी, चर्चा शुरू हो जाएगी। यहां तक की बातें समझ में। अब देखो, ये जब चर्चा शुरू होगी उस समय यहां भी राष्ट्रपति सदन में आकर अपना पक्ष रख सकता है। देख रहे थे ना, जब भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग आएगा तो जिस सदन में वो महाभियोग आया है उस सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रखने के लिए या तो स्वयं आता है या अपनी किसी सहायक को भेजता है, अधीनस्थ को भेजता है। यहां भी सेम टू सेम वही बात है, पक्ष रखने के लिए उपराष्ट्रपति सदन में आ सकता है, यानी कि राज्यसभा में अपना पक्ष वो रख सकता है, जैसे राष्ट्रपति रख रहा था वैसे। अब अगर इस सदन के द्वारा यहां जो हमें बहुमत चाहिए था उस बहुमत को हम बोल रहे थे विशेष बहुमत। कौन सा बहुमत, विशेष बहुमत। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सावधानी से समझना। वहां हमें राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कौन सा बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए हमें विशेष बहुमत नहीं चाहिए। यहां जो बहुमत काम करता है उसका एक अलग नाम है और यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इस बहुमत को हम बोलते हैं प्रभावी बहुमत। क्या बोलते हैं, प्रभावी बहुमत। इफेक्टिव मेमोरेंडम चाहिए अपने को, और वहां चाहिए हमें कौन सा बहुमत, विशेष बहुमत। अब ये इफेक्टिव बहुमत क्या होता है इसकी बात अगर देखें, देखो सपोज दैट राज्यसभा में प्रस्ताव आया था। राज्यसभा की टोटल सदस्य संख्या हमारे पास कितनी,
245 जैसे मान लो। अब 245 में से सारी की सारी सीटें भरी हुई नहीं है, इसमें से कुछ सीटें ऐसी है जो रिक्त हैं। कुछ सीटें क्या है? रिक्त है। रिक्त कैसे हुई? मान लो राज्यसभा के किसी सांसद की मृत्यु हो गई, किसी सांसद ने मान लो त्याग पत्र दे दिया, या हो सकता है किसी सांसद को अयोग्य करार दे दिया गया हो निर्वाचन आयोग द्वारा, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में उसकी सीट क्या हो गई? रिक्त हो गई। तो इसमें हमें क्या करना है? टोटल सीट में से रिक्तियों को निकालना है। टोटल सीट में से किसको निकालना है? रिक्तियों को निकालना है। जैसे 245 टोटल थी और मान लो 15 लोग नहीं है, रिक्त है 15 सीटें, तो पीछे कितने बचे? 230। तो अब हमें 230 का बहुमत चाहिए, तो 230 का आधा करके 1 जोड़ दें अपनी, तो 115 प्लस 1 कितना बहुमत चाहिए? 116। तो ये जो बहुमत होता है इसको हम बोलते हैं तात्कालिक सदस्यों का बहुमत। कौन सा बहुमत? तात्कालिक सदस्यों का बहुमत। तात्कालिक का मतलब जो उस समय सदन में है, जो उस समय सदन में है, यानी कि रिक्तियों को निकाल देंगे, जो वैकेंट सीट है उनको निकाल देंगे, बाकी बची हुई सीटें जो है उनका हमें क्या चाहिए? 50% प्लस 1 चाहिए। तो ऐसा जो बहुमत होता है, जो तात्कालिक सदस्यों का बहुमत होता है, उसको क्या बोलते हैं? अपने प्रभावी बहुमत बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सीधा सीधा पूछे कि सभापति को उसके पद से हटाने के लिए या उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कौन से बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत, या कुछ और डाल देगा? तो यहां हमें बहुमत जो चाहिए वो कैसा चाहिए? प्रभावी बहुमत चाहिए। विशेष ध्यान रखना इस बात का, ये भी ऑप्शन में दे सकता है, प्रभावी बहुमत की जगह तात्कालिक सदस्यों का बहुमत लिख सकता है। ठीक है, तो यहां तो चाहिए हमें विशेष बहुमत और यहां चाहिए कौन सा बहुमत? प्रभावी बहुमत। अब जब राज्यसभा के द्वारा यह प्रस्ताव प्रभावी बहुमत से पारित कर दिया गया, तब यह दूसरे सदन में जाता है। फिर यह किस में जाएगा? दूसरे सदन में जाएगा। और दूसरा सदन कौन होगा? लोकसभा। किसमें जाएगा? लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में इसको अनुमोदन देने के लिए हमें साधारण बहुमत चाहिए। कौन सा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत। यहां प्रभावी बहुमत नहीं चाहिए। लोकसभा अगर अपने साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन कर देती है तो उपराष्ट्रपति के खिलाफ हटाने का जो प्रस्ताव था वो क्या मान लिया जाता है? पारित मान लिया जाता है। तो यहां दोनों को अलग अलग बहुमत चाहिए। ये चाहिए प्रभावी बहुमत और ये चाहिए कौन सा बहुमत? साधारण बहुमत। यहां हमें दोनों ही सदनों में कौन सा बहुमत चाहिए? विशेष बहुमत। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में अंतर क्या है? डिफरेंस क्या है? ये बात अपने को क्लियर होनी चाहिए। यहां तक की बातें तो सेम थी थोड़ी सी, बस एक अंतर यह था कि ये प्रस्ताव केवल कौन ला सकती है? राज्यसभा ला सकती है, वहां दोनों ला सकती है। और जो इंपॉर्टेंट अंतर है वो ये कि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो प्रभावी बहुमत चाहिए। ये सेम टू सेम बहुमत हमें लोकसभा के स्पीकर को भी अगर पद से हटाना हो, वहां भी अपने संसद पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लोकसभा के अध्यक्ष को भी अगर पद से हटाना हो तो भी हमें कौन सा बहुमत चाहिए होता है? प्रभावी बहुमत ही चाहिए होता है। ठीक है, तो ये चाहे सभापति को हटाना हो चाहे लोकसभा अध्यक्ष को हटाना हो, एक ही बहुमत चाहिए हमें, प्रभावी बहुमत। समझ गए? चलो अब पीपीटी पे थोड़ी सी बात करते हैं हमने इसके बारे में। देखिए आप, इसके त्यागपत्र हटाने के लिए संविधान में कारण का उल्लेख नहीं है जैसा मैंने बताया। आगे देखिए आप, ये प्रस्ताव केवल कौन ला सकती है? राज्यसभा ला सकती है। नंबर 1 बात, इसके लिए भी पहले 14 दिन पहले अपने को क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। राज्यसभा इसको कौन से बहुमत से हटा सकती है? प्रभावी बहुमत से। बस ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। और प्रभावी बहुमत का मतलब हमारा क्या है? तात्कालिक सदस्यों का बहुमत। तात्कालिक सदस्यों का बहुमत। चलिए और देखते हैं अपने आगे। देखिए आप, इसके बाद ये प्रस्ताव किस में जाता है? लोकसभा में जाता है। और लोकसभा में हमें कौन से बहुमत का अनुमोदन चाहिए? साधारण बहुमत। वहां हमें कोई प्रभावी बहुमत या विशेष बहुमत नहीं चाहिए। साधारण बहुमत से अगर लोकसभा इसको अनुमोदित कर दे तो हटाने की प्रक्रिया क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। ठीक, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है वो यही है कि हटाने की यह प्रक्रिया महाभियोग या अविश्वास प्रस्ताव, इनमें से किसी नाम से नहीं जानी जाती। ठीक है, इसको सिर्फ अपने एक ही शब्द में बोलेंगे, सभापति या उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव। अब इस दौरान, चर्चा के दौरान उपराष्ट्रपति, ये चीज और थोड़ी सी अपने डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे इसके खिलाफ प्रस्ताव आ गया राज्यसभा में, राज्यसभा में क्या आ गया? इसके खिलाफ प्रस्ताव आ गया, तो अब ये अपने प्रस्ताव पर जब इसमें चर्चा हो रही होगी तब ये उस सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा। जब उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में आ चुका है तो उसके ऊपर जब चर्चा शुरू होगी
उस समय ये अध्यक्षता नहीं करेगा राज्यसभा की। कहने का मतलब ये पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा। ठीक है, पीठासीन अधिकारी के रूप में ये कार्य नहीं करेगा, परंतु वो सदन में क्या कर सकता है, उस कार्रवाई में भाग ले सकता है। जैसा मैंने बताया, पक्ष रख सकता है अपना आके अपने फेवर के अंदर, और अपना पक्ष रख सकता है, परंतु वो मतदान में भाग नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं। शुरू में ही बता दिया था हमने। तो राज्यसभा का सभापति केवल और केवल एक ही मत डाल सकता है, वो है निर्णायक मत। कौन सा मत है? निर्णायक मत। बाकी सामान्य सदस्य के तौर पर ये अपना वोट नहीं डालेगा। तो न तो ये पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करेगा और न ही ये किसी प्रकार का कोई वोट डाल सकता है। बस एक काम कर सकता है, अपना पक्ष रखने के लिए कार्रवाई के अंदर क्या कर सकता है, ये भाग ले सकता है। ये जो तमाम बातें ये आर्टिकल नंबर कौन से में दी हुई? 67 में, 67 में दी हुई। ठीक, आगे देखिए आप आर्टिकल नंबर 68। आर्टिकल नंबर 68, यहां हम एक बात पढ़ते हैं कि अगर उपराष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए, उपराष्ट्रपति का पद क्या हो जाए? अचानक रिक्त हो जाए। अचानक रिक्त होने के लिए वही सेम बातें, त्याग पत्र दे दे, उसका निर्वाचन क्या हो जाए? अवैध घोषित हो जाए, उसको हटाने का क्या कर दे? प्रस्ताव पारित कर दे, या उसकी पद पर रहते हुए क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। तो इन तमाम परिस्थितियों के अंदर जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप ध्यान रखना, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करे। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नाम की संविधान में कोई चीज नहीं। जैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो हम देख रहे थे कि कार्यवाहक राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन कर लेगा? उपराष्ट्रपति कर लेगा। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का ही पद रिक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में केवल एकमात्र विकल्प होता है, वो है चुनाव। बस नया चुनाव करवाओ और तुरंत जितना जल्दी संभव हो सके उपराष्ट्रपति का क्या कर लो? निर्वाचन कर लो। समझिए बात आप? यानी कि उपराष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त होने पर उस पद पर उपराष्ट्रपति का कार्य कोई व्यक्ति नहीं करेगा। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नाम की संविधान में चीज नहीं, सिर्फ एक ही विकल्प है और वो क्या है? चुनाव। और दूसरी बात, जैसा हमने कहा था कि अगर राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव होने अनिवार्य हैं। वहां तो ये भी कह रहे थे, यहां 6 माह वाली कोई बाध्यता नहीं है। जितना जल्दी संभव हो सके चुनाव करवाना है, यथाशीघ्र। ठीक है, 6 माह वाली बाध्यता राष्ट्रपति वाली में थी, वो ऐसी बाध्यता यहां पर नहीं। तो दोनों ही तरीकों में ये अलग है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। वहां कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कोई व्यक्ति काम कर सकता है, यहां कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के नाम से कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। और दूसरी बात, जब यह पद रिक्त हो जाए तो 6 माह जैसे राष्ट्रपति के लिए मिल रहे थे कि 6 माह के अंदर अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, कहने का मतलब उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता था? 6 माह। यहां चूंकि ऐसा पद ही नहीं है कार्यवाहक वाला, कोई काम ही नहीं करेगा इसके ऊपर, तो फिर वो 6 माह वाली शर्त यहां लागू नहीं होती। ठीक है, अब देखिए आप, ये बात यहां भी लिख दी है, संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई उल्लेख नहीं है। अब सामान्य रूप से जो राष्ट्रपति के बारे में बात कही जाती है वो उपराष्ट्रपति के बारे में भी है। क्या? कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही नए उपराष्ट्रपति का क्या हो जाना चाहिए? चुनाव हो जाना चाहिए। संविधान तो यही कहता है। पर बाय द वे अगर चुनाव नहीं हो और उधर से उसका कार्यकाल समाप्त हो गया 5 साल, तो वो पद रिक्त नहीं माना जाएगा। सामान्य कार्यकाल पूरा होने के बाद पुराने वाला उपराष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि कौन नहीं आ जाता? नवीन उपराष्ट्रपति उस पद के ऊपर नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर कौन से में उल्लेख मिलता है हमें? 68 में। चलिए नेक्स्ट, फिर आर्टिकल नंबर 69, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। या राष्ट्रपति अगर नहीं भी आता है तो उसके द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति जो है उसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अब यहां शपथ में थोड़ा सा अंतर है, राष्ट्रपति की शपथ में और उपराष्ट्रपति की शपथ में थोड़ा सा हमें अंतर मिलेगा। वो अंतर क्या है? देखो, पहली बात तो यह है कि उपराष्ट्रपति के नाम से शपथ नहीं लेता। क्या नहीं लेता? उपराष्ट्रपति के नाम से कोई शपथ नहीं लेता। नंबर 1 बात तो ये। तो फिर किसके नाम से शपथ लेता है? सभापति के नाम से।
किसके नाम से शपथ लेता है? सभापति के नाम से शपथ लेता है। नंबर 1 पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे और वहां आपसे ये क्वेश्चन गलत करवा लेगा। यही आएगा कि आर्टिकल 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के नाम से शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। स्टेटमेंट रॉन्ग है। उपराष्ट्रपति के नाम से संविधान में कोई शपथ नहीं है। किसके नाम से शपथ है? वो सभापति के नाम से शपथ है। तो उपराष्ट्रपति अपनी शपथ सभापति के नाम से लेता है। और दूसरी बात, उपराष्ट्रपति या सभापति जब अपनी शपथ लेता है तो वो दो ही चीजों की लेता है, एक तो पद की शपथ लेता है और दूसरा संविधान की शपथ लेता है या संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने की शपथ लेता है। जैसे राष्ट्रपति तो विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण की शपथ लेता है, जनता के कल्याण में हमेशा लगे रहने की शपथ लेता है, उस प्रकार की शपथ यहां उपराष्ट्रपति के लिए नहीं होती। ये केवल अपने पद की शपथ लेगा और साथ में संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने की, जो कार्य इसको सौंपे गए हैं उनको निष्ठापूर्वक पूरा करने की शपथ जो है वो कौन लेता है? उपराष्ट्रपति लेता है। ठीक है, अब वही सेम बात यहां भी है जो उपराष्ट्रपति में हमने पढ़ी थी। इसकी शपथ का उल्लेख भी अनुसूची नंबर 3 में नहीं है, जैसे राष्ट्रपति में भी नहीं था। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख हमने देखा था आर्टिकल नंबर किसमें? 60 में, 60 में। वैसे उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख जो है वो किसमें आता है? आर्टिकल नंबर 69 में। ठीक है, तो ये शपथ के बारे में भी विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति के नाम से नहीं लेगा और दूसरी ये अपनी शपथ लेगा तो केवल पद और संविधान की संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने की शपथ लेगा। चलो, इसके बाद में 2 आर्टिकल छोटे से और बचते अपने पास। आर्टिकल नंबर 70 देखिए, 70 की बात पहले भी कर चुके हैं। आर्टिकल नंबर 70 क्या बताता है कि अगर कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थितियां बन जाए तो उसके संबंध में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। तो इस आर्टिकल की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इस लाइन का मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति का पद है, उसके नीचे उपराष्ट्रपति का पद है। अब अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो मैंने बताया था उपराष्ट्रपति इस पद पर कार्य करने लग जाएगा। परंतु यदि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का ही पद रिक्त हो जाए, दोनों पद ही क्या हो जाए? रिक्त हो जाए, तो फिर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति के नाम के कार्यों का तो निर्वहन कोई नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन फिर कौन करेगा? तो इसको बोला गया था अन्य आकस्मिक स्थितियां। तो ऐसी स्थिति में संसद को यह पावर दी गई थी कि वो अगर अन्य आकस्मिक कोई परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो उसके संबंध में विधि या कानून बनाकर उसको लागू कर सकता है। तो जब ये 1969 में जब ये ऐसी स्थिति आई, जब वीवी गिरी जो थे वो उपराष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है, और इधर नीलम संजीव रेड्डी जो है उनकी क्या हो गई थी, सॉरी जाकिर हुसैन जी की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। तो ऐसे समय में वीवी गिरी जो है उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू कर दिया कार्यवाहक के रूप में, और इधर से चुनाव आयोजित हो रहे थे नए। तो इन्होंने क्या कर दिया? चुनाव आयोजित करवाने के लिए या चुनाव में भाग लेने के लिए अपने पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। तो अब राष्ट्रपति भी नहीं था और उपराष्ट्रपति भी नहीं था। तो ये अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में फिर संसद ने यह कानून बनाया कि ऐसी परिस्थिति में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो किसके रूप में काम करेगा? राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग करेगा, या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन फिर कौन करेगा? सीजीआई करेगा हमारा। तो ये जो आर्टिकल 70 जो है ये संसद को एक पावर देता है कि अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए वो क्या बना सकती है? विधि या कानून बना सकती है। ठीक है, इसके बाद में हमारा लास्ट आर्टिकल इससे संबंधित आता है 71। इसके बारे में अपने डिटेल में चर्चा राष्ट्रपति में कर चुके हैं वैसे पिछले वीडियो लेक्चर में। चुनाव संबंधी कोई भी विवाद अगर उत्पन्न होता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी सुनवाई केवल और केवल कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है, इसके आधार क्या हो सकते हैं, इसकी सुनवाई कैसे होगी, वो सारी तमाम बातें A to Z वही होती है जो हमने राष्ट्रपति में पढ़ी थी। 5 सदस्यों की कम से कम संवैधानिक पीठ होनी चाहिए, कम से कम निर्वाचक मंडल के 20 सदस्य इसको चैलेंज दे सकते हैं, या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार इसको क्या दे सकता है? चैलेंज दे सकता है। ठीक है, अगर निर्वाचक मंडल अधूरा है तो उसके आधार पर इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। वो तमाम बातें जो हमने वहां आर्टिकल 71 में पढ़ी थी वो सेम टू सेम बातें उपराष्ट्रपति के लिए भी लागू होती। ठीक है, अब लास्ट एक बात इसमें बचती है, उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। देखो आप, उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, पहली बात तो यह है कि जब ये उपराष्ट्रपति के नाम से शपथ नहीं लेता और हम कह रहे हैं कि हमारे संविधान में ऐसा कोई पद भी नहीं है,
तो इसका मतलब उपराष्ट्रपति के नाम से भी कोई वेतन या भत्ते इसको नहीं दिए जाएंगे। इसको जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो किसके नाते मिलते हैं? सभापति होने के नाते मिलते हैं। तो संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए कोई वेतन नहीं है। आपको आएगा ये क्वेश्चन लिखा हुआ, स्टेटमेंट आएगा ये। तो उपराष्ट्रपति के नाम से संविधान में कोई वेतन नहीं है। इसको जो वेतन मिलता है वो किसके नाते मिलता है? राज्यसभा सभापति होने के नाते मिलता है। चाहे वेतन मिलता हो, भत्ते मिलती हो, पेंशन मिलती हो, कुछ भी मिलता हो, वो राज्यसभा की अध्यक्षता या सभापति होने के नाते इसको दिया जाता है। वर्तमान में इसका जो वेतन है वो कितने रुपए है? 4 लाख रुपए। राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए था और इसका कितना है? 4 लाख रुपए। और ये वेतन जो है ये भी किससे दिया जाएगा? संचित निधि से दिया जाएगा। किससे दिया जाएगा? संचित निधि से। और इस वेतन का उल्लेख जो है वो भी अनुसूची 2 में दिया हुआ है। जैसे राष्ट्रपति वाले का दिया हुआ है वैसे ही उपराष्ट्रपति के या सभापति के वेतन भत्तों का उल्लेख जो है वो किसमें मिलता है? हमें अनुसूची नंबर 2 में मिलता है। जबकि शपथ का उल्लेख मैंने वहां भी बताया था किसी आर्टिकल में मिलता है, अनुसूची में नहीं मिलता है, बल्कि किसमें मिलता है? अनुच्छेद में मिलता है, आर्टिकल में मिलता है। तो आर्टिकल नंबर 69 में उपराष्ट्रपति के नाम से शपथ का वर्णन नहीं है, लेकिन सभापति होने के नाते उसकी शपथ जो है वो किसमें दी हुई है? आर्टिकल नंबर 69 में। तो ये उपराष्ट्रपति पद क्या होता है और उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं, शर्तें, चुनाव, निर्वाचन की पद्धति, है ना, इन तमाम बातों के बारे में हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया। कल का वीडियो लेक्चर अपना थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे, अपने राष्ट्रपति के कार्य पढ़ेंगे, इसमें शक्तियां पढ़ेंगे, उसकी छोटा सा चैप्टर है। और उसके तुरंत बाद हम भारत की संसद की शुरुआत करेंगे। पहले अपने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके ठीक बाद अगला टॉपिक हमारा भारत की संसद से संबंधित है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए वीडियो लेक्चर के साथ, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।